मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइल तबाह की है। तो एक तरफ तो ये डायलॉग और जो बयानबाजी है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति, लेकिन अपनी रफ्तार से युद्ध लगातार जारी है। मिसाइल अटैक एक के बाद एक, और यरूशलेम में इंटरसेप्ट की गई है मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइल तबाह की। हालांकि कई मिसाइलें अटैक सक्सेसफुल भी रहे और एयर डिफेंस सिस्टम वहां नाकाम भी रहा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं। देवनाथ जी, ये मिसाइल अटैक लगातार जारी है। कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी जाती है, कुछ मिसाइल अटैक सक्सेसफुल हो जाता है। वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम जो 4 अलग अलग लेयर हैं, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3 या फिर उसके बाद आयरन डोम, ये सारे सब कुछ नाकाम भी हो जाते हैं। ये काम कैसे कर रहा है? कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट, कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही हैं। होता ये है कि जो मिसाइल बनाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, वो जो मैन्युफैक्चरर होता है वही बोल देता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसकी SSKP, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जैसे आपने आयरन डोम का नाम लिया, आयरन डोम के मैन्युफैक्चरर ने ही बता दिया था कि इसकी SSKP जो है 90% है। यानी अगर दुश्मन 100 मिसाइल मारेगा तो 90 को रोक लेगा, लेकिन 10 फिर भी निकल जाएंगी। लेकिन वो तो थ्योरेटिकल है जो मैन्युफैक्चरर वादा करता है। जब वो ऑपरेशनली डिप्लॉय हो जाते हैं तो ज़मीन पर काफ़ी तरह की दूसरी परेशानियां होती हैं, जिससे कि किसी भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परफॉर्मेंस और भी डिग्रेड हो जाता है। SSKP जो है, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी, 90% से कम होकर 80%, 70%, 60% हो जाती है। एक चीज़ मैं बता दूँ आयरन डोम के बारे में, अब ये तथ्य जाहिर है कि आयरन डोम के जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसका जो सीकर वॉरहेड है, जो कि दुश्मन के मिसाइल को ढूंढता है लॉन्च के बाद, वो तो रेडियन बना रही है उस कंपोनेंट को। और रेडियन पिछले 1.5 साल से 3 शिफ्ट में काम कर रही थी, अब उसने चौथे शिफ्ट में भी काम करना शुरू कर दिया, एक एडिशनल प्रोडक्शन लाइन खड़ी कर दी है। लेकिन उसके बावजूद वो इतनी बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं बना पा रही हैं। तो आंकलन ये है कि जो ग्राउंड कमांडर है, कमांडिंग ऑफिसर है, जो कि लॉन्चर में बैठा हुआ है और अपने फायर कंट्रोल ऑफिसर्स को कंट्रोल कर रहा है, उनके पास 24, 36, 72 मिसाइलें हैं, लेकिन इसके बाद 100, 200, 300 मिसाइलें नहीं हैं। लेकिन यूके देवनाथ जी, अब मुझे ये लगता है कि इजराइल को इस बात का भरोसा रहा होगा कि युद्ध की इस घड़ी में अमेरिका उसके साथ कदम ताल करता हुआ दिखाई देगा, बैक सपोर्ट की तरह। लेकिन अब अमेरिका चूंकि बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है, तो क्या ये माना जाए, क्या इस बात की संभावना है कि इजराइल की ओर से हमले थोड़े कम हो जाएंगे, या ऐसा लगेगा कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल है युद्ध में, इसलिए बातचीत का जो रास्ता है वो भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए ईरान से बातचीत को लेकर? इसमें कोई शक नहीं है कि लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो है ईरान की और इजराइल की दोनों ही गड़बड़ा गई हैं। खासतौर से इजराइल पूरी तरह से डिपेंडेंट था यूएसए पर अपने वेपन सप्लाई के लिए। हो ये रहा था कि जैसे हम सब जानते हैं कि इजराइल की वेपन इंडस्ट्री बहुत सोफिस्टिकेटेड है, कैपेबिलिटी है, लेकिन कैपेसिटी नाम की शब्द होती है कि वो एक दिन में कितने हथियार बना लेंगे, 10, 20, 30, लेकिन वो फायर कर रहे हैं 100, 200। तो कहाँ से बाकी वाले आते थे? वो आ रहे थे अमेरिकन यूएस एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है, उन्होंने नेटो के देशों में, यूरोप के देशों में बहुत बड़ा हथियार का भंडारण जमा किया हुआ है 10-20 साल से ही, क्योंकि उन्हें मालूम है एक दिन सोवियत यूनियन से और अब रूस से भिड़ना पड़ सकता है। तो हो ये रहा है कि स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड से जो C5A स्टार लिफ्टर हैं या C-17 ग्लोब मास्टर हैं, वो हर रोज इजराइल को ये सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स। अब होता यह है कि ये वेपन रात को आते हैं, हमेशा रात को आते हैं। अगर आप फ्लाइट ट्रैकर को फॉलो करें तो हर रोज बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरफील्ड पे 4-5 फ्लाइट लैंड करती हैं, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और सुबह सुबह ये सब इजरायली एयरफोर्स के जेट्स में फिट होकर आगे चल पड़ती हैं। ये थोड़ी ढीली हो गई है लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन। ठीक है, बिल्कुल आपके पास मैं आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से बड़बोलापन सामने आया है। खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बार बार एक ही बात दोहराते हैं। फिर से उन्होंने कहा, मैंने कई जंग रुकवाई, शांति समझौते करवाए, लेकिन मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन और इस तरह का बयान पहली बार नहीं है। और पाकिस्तान जो मुल्ला मुनीर है, मुल्ला मुनीर तो गया था और प्रेज करके आ गया कि साहब आप तो नोबेल पुरस्कार लायक हैं, और उसके बाद से शायद और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिले। यूके देवनाथ जी, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, आप युद्ध रुकवा नहीं पा रहे हैं बल्कि और युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। इजराइल फंसा हुआ है और इन्हें नोबेल पुरस्कार की पड़ी है। अगर आप राष्ट्रपति चुनाव के जब हो रहे थे, इलेक्शन का माहौल था नवंबर दिसंबर में, तब आप ख्याल करें डोनाल्ड ट्रंप का हर जगह एक ही वादा होता था कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं
तो फिर वो इजराइल और हमास का जो जंग बंद करवा देंगे, यूक्रेन और रूस का जंग बंद करवा देंगे। असल में वो अगर हम देखें डेमोक्रेट्स में उनको तो 49% वोट मिले और रिपब्लिकन्स को थोड़ा सा ज़्यादा, करीबन 51% वोट मिले। तो जो बाइडन बहुत नैरो मार्जिन से इसलिए हार गए क्योंकि कुछ डेमोक्रेट फेथफुल्स ने भी सोचा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ही इतने ज्यादा युद्ध रुकवा देंगे। ठीक है सर, आपको रोक रहे हैं क्योंकि समय की यहाँ पर कमी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी बातें कह रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप कौन सा युद्ध उन्होंने रुकवाया है, ये भी सवाल खड़े होते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, इजराइल ईरान यहाँ पे भी युद्ध लड़ ही रहे हैं, कोई बातचीत की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो युद्ध रुकवाया कौन सा और नोबेल पुरस्कार किस बात के लिए चाहिए, ये भी अपने आप में सवाल है। 9 दिनों की लड़ाई में इजराइल ने ईरानी सेना के कई टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। इजराइल ने सटीक निशाना लगाकर ईरानी सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई है, उसके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। लेकिन अब इजराइल के इन हमलों के पीछे सामने आई है मोसाद की उस खतरनाक हसीना की कहानी, जिसने ईरान में एंट्री मारी, अपना धर्म बदला, फिर सारी सीक्रेट जानकारियां मोसाद तक पहुंचाई और जिसकी वजह से इजराइल ने ईरान को धुआं कर दिया। कौन है मोसाद की वो खतरनाक हसीना और कैसे उसने दिया अपने मिशन को अंजाम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ब्यूटी ऑन स्पाई ड्यूटी, ईरान के लिए खतरे की घंटी। मोसाद की हसीना का जाल, तेहरान हो गया बेहाल। लेडी जेम्स बॉन्ड की सेंध मारी, ईरान पर लगातार बमबारी। इजराइल 2300 किलोमीटर दूर ईरान पर अपने लड़ाकू विमानों से ऐसा हमला कर रहा है कि तेहरान कांप उठा है। ईरान के टॉप कमांडर एक एक कर मार गिराए जा रहे हैं। खामेनेई के करीबियों को चुन चुनकर मौत की नींद सुला दिया गया है। इजरायली हमले इतने घातक और विध्वंसक हैं कि खुद खामेनेई को बंकर में छिपना पड़ा है। लेकिन इजरायली हमलों को अंजाम देने के पीछे, ईरान को धुआं करने के पीछे सिर्फ नेतन्याहू और उनकी सेना की प्लानिंग नहीं, बल्कि ईरान में मची तबाही के पीछे है वो खतरनाक हसीना जिसका नाम तो पता है लेकिन तस्वीर किसी के पास नहीं है। जानकारी के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी एक महिला जासूस कैथरीन पेरेज शेकेट को ईरान भेजा है। 2 साल पहले मोसाद की यह महिला जासूस कैथरीन पेरेज शेकेट ईरान में दाखिल हुई। यही नहीं, जासूस कैथरीन ने शिया धर्म कबूल किया, फिर ईरान के बड़े सैन्य अफसरों की पत्नियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो ईरान के सैन्य अफसरों के बेडरूम तक पहुंच गई और ईरानी अफसरों के मोबाइल से अहम जानकारियां निकालकर मोसाद को भेजने लगी। मोसाद की इस ब्यूटी ने अपनी स्पाई ड्यूटी के दौरान न सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकानों की जानकारियां हासिल की, बल्कि ईरानी अधिकारियों के ठिकानों की सटीक जानकारी भी मोसाद तक पहुंचाई। यही वजह रही कि इजराइल की सेना ने ईरानी फौज के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मारा। ऐसा सटीक हमला किया कि कोई भी बच नहीं सका। अब सवाल यह है कि मोसाद की इस खतरनाक लेडी स्पाई के बारे में ईरान को कैसे पता लगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अब इजराइल की ये लेडी जेम्स बॉन्ड कहां है। तो आपको बता दें कि ईरान की खुफिया एजेंसी ने इजरायली हमलों को लेकर जांच शुरू की। जांच के दौरान मोसाद की लेडी एजेंट कैथरीन पेरेज शेकेट के बारे में पता लगा, जिसके बाद ईरानी खुफिया एजेंसी ने कैथरीन पेरेज शेकेट की तस्वीर निकाली। ईरानी सैन्य अधिकारियों के साथ कैथरीन की तस्वीर से उसका पता लगा, जिसके बाद ईरान की खुफिया एजेंसी उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। लेकिन ईरान से शायद देरी हो चुकी है। ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद की खतरनाक हसीना को शायद कभी नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि वो अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रुकती नहीं, बल्कि हवा के झोंके की तरह गायब हो जाती है। कहा जा रहा है कि अब तक मोसाद की खतरनाक हसीना कैथरीन पेरेज शेकेट ईरान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा चुकी है और उसे इस तरह ट्रेंड किया गया है कि वो अपने एग्जिट प्लान की कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।